तो एग्जैक्टली अगर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन जिंदा रहती है, भाई कौन सा टाइम होता है एक ह्यूमन की लाइफ में जब उसकी जो पूरी बॉडी होती है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू कर देती है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स है भाई के पास। स्पर्म को भागना ही पड़ेगा, रेस लगी हुई है, ओवा तक पहुंच के ही रहना है। हेलो बच्चों, बिल्कुल वेलकम है आप लोगों का टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी मेंटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली। दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए बेस्टी मानो, जो तुम्हारे दिल में है तुम वो मानो। देखो आज हमारी माइंड मैप सीरीज में ज़ूलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मैम ये माइंड मैप सीरीज में क्या हो जाता है ऐसा? सी दिस इज अ सीरीज जो आपको रिविजन करने में मदद करती है ताकि पूरा चैप्टर आप एक ही लेक्चर में गो थ्रू कर लो, ताकि जिस भी इंसान को अगर रिवाइज करना और सब कुछ टिप्स पे चाहिए A to Z कि मैम पूरा चैप्टर कवर करा दो एक ही बारी में, तो भाई ये लेक्चर आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि बिल्कुल ये आपके माइंड में एक मैप बना देगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से डायग्राम्स हैं, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, फटाफट से भर लो अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी, बिकॉज वी आर गोना स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड ये वाले चैप्टर में बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स हैं जहां जहां मैं आपको फोकस कराती रहूंगी वंस वी स्टार्ट द चैप्टर। सो आ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पूरा कवर करने वाले हैं चैप्टर, तो फटाफट से सब लोग भर लेंगे, ऐसे बहुत सारी एनर्जी है ना, क्योंकि क्या होता है मेरे साथ लेक्चर में आपको एंड तक टिकना है। रिविजन तो आप करके ही जाओगे, देखो है ना, पूरी माइंड मैप सीरीज है, काम तो करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? तो फटाफट से दिल से बोलेंगे कि मैम ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। हम लोग टोटली तैयार हैं, बिल्कुल एनर्जी भर लिए, एंड लेट्स रिवाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब भी चैप्टर शुरू होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैम रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है मैम, हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? आप लोगों के घर में सब लोग बात करते होंगे ना, आपने कभी सुना होगा यार ये ना मेरी आगे जाके ना मेरी जायदाद का मालिक बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते पेरेंट्स, अरे तू बेटा मेरी जायदाद की मालकिन बनेगी, ऐसे भी होता है। तो क्या होता है, हमें जब भी अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है तो आगे बढ़ाने का क्या प्रोसीजर है? अगर किसी भी पर्सन ए को अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ानी है तो उसको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ऑफस्प्रिंग्स, राइट? तो दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ओवर जनरेशन। अब आप खुद सोचो, वंस अपॉन अ टाइम बहुत सारे डायनासोर्स यहाँ रहते थे, पर क्या हुआ, सारे डायनासोर्स खत्म हो गए, कोई प्रोजेनी ही नहीं बची, तो उनकी स्पीशीज ही खत्म हो गई है। तो एग्जैक्टली अगर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन जिंदा रहती है, एंड वंस उनमें से कोई सब खत्म होने लग जाए, देयर कम्स अ स्टेट जब सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट यस अब हम बात कर रहे हैं यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, टू बी स्पेसिफिक। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विच मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। देन दे आर विविपैरस। मैम विविपैरस क्या होता है? दैट इज गिविंग बर्थ डायरेक्टली। हम लोग अंडे नहीं देते हैं, वी गिव डायरेक्टली बर्थ। ठीक है, तो विविपैरस मीन्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। देन हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये वर्ड आते हैं, एवरीबडी गेट्स माइंड बॉगल्ड। मैम डायमॉर्फिज्म मतलब आप मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा ये लड़का है इसके ये फीचर्स हैं, ये लड़की है इसके ये फीचर्स हैं। देन कम्स रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। भाई कौन सा टाइम होता है एक ह्यूमन की लाइफ में जब उसकी जो पूरी बॉडी होती है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स शुरू कर देती है, सारे जो रिप्रोडक्शन के लिए इवेंट्स होने हैं वो शुरू कर देती है। तो दिस हैपेंस, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी हिट्स। आपने देखा है, कहते हैं ना बच्चा जवान हो गया है हमारा, वंस यू रीच एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स अप्रॉक्स, कहते हैं ना जवान हो गया, सडनली लड़कों की वॉइस चेंज हो जाती है, लड़कियों के लुक्स चेंज हो जाते हैं, बहुत लोगों के पिंपल्स आने लग जाते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट स्टार्ट्स टू कम। तो वो सब आप प्यूबर्टी के टाइम ही देखते हैं। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली हैं। तो भाई सबसे पहले आप इसको, छोटी चीज है, इजी समझना है, हमें चाहिए एक स्पर्म और एक ओवा। तो भाई स्पर्म और ओवा को सबसे पहले हम बनाएंगे, विच मीन्स गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। फिर क्या होगा भाई, अब स्पर्म और ओवा बन गए तो स्पर्म को ओवा तक पहुंचाना, दैट इज इंसेमिनेशन। जब पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, दैट इज, एंड इजैक्यूलेट करते हैं वो स्पर्म्स को
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ताकि वो स्पर्म्स जाके ओवा तक पहुंच सके। सो इंसेमिनेशन हो चुका है भाई। अब हमने स्पर्म को ओवा तक पहुंचाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा, स्पर्म मिलेगा, ओवा मिलेंगे, और मिलते ही क्या बना लेंगे, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन मतलब भी क्या होता है कि जाइगोट बना लेते हैं भाई। ओके, यहाँ पे हमने देखा स्पर्म था, यहाँ देखा ओवा था, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, स्पर्म को ओवा तक पहुंचाया, यहाँ पे इन दोनों को फ्यूज करा दिया, तो जाइगोट बन गया। अब फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब बेटा ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये जाइगोट एक में डिवाइड करता है, 2 में, 4 में, 3 में, ऐसे कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, मतलब बहुत सारे स्टेजेस में। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, वो इतना डिवाइड कर जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे वो एक सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं, नॉट अ सेल बट एक मास ऑफ सेल्स बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर क्या होता है ये ब्लास्टोसिस्ट। अब भाई ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया मैम, अब मैम बच्चा पैदा भी तो होगा, बढ़ेगा भी तो सही। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ये यूट्रस में जाता है बेटा। अभी हम आपको यूट्रस इन शॉर्ट बना के दिखा देते हैं। तो यूट्रस में, यहाँ पे यूट्रस की लेयर्स होती हैं, यहाँ पे जाके ये बेटा स्टिक हो जाता है, दैट इज ये एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड होगा, दैट इज इट विल लीड टू इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा, ये चिपक जाएगा यूट्रस की वॉल से। फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा भाई पेट, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, सीधा 9 महीना। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड इज द 9 मंथ पीरियड। ठीक है, वो 9 महीने का वो पीरियड है जब फीमेल फीटिस को अंदर डेवलप करवाती, मतलब पूरा डेवलपमेंट होता है बच्चे का अंदर। ठीक है, देन क्या होता है भाई, अब 9 महीने हो गए, ऐसा तो नहीं बच्चे को अंदर ही रखे रहोगे, तो दैट इज पार्चुरेशन होगा, विच मीन्स, पार्चुरेशन मीन्स भाई डिलीवरी होगी बच्चे की अब। ठीक है, बच्चे को बाहर भी तो निकालना है, एंड जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो उसको मिल्क भी तो पिलाना है। ठीक है, बच्चे को मिल्क भी तो पिलाना है, तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा और दूध पिएगा। तो ओवरऑल ये स्टेप्स होते हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर एक एक करके डिटेल में पढ़ोगे। तो आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। अब हम देख लेते हैं, बिफोर स्टार्टिंग हमें कुछ 2-3 चीजें हैं जो इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ कुछ टर्म्स आएंगे जो अपने को शुरू से ही क्लियर होने चाहिए। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, देयर इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देयर इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस माने स्पर्म बनना, भाई सीधी सी बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना। स्पर्म्स भाई जिंदगी भर बनते हैं, थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कब शुरू होता है, प्यूबर्टी में स्पर्म बनना शुरू होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। वहीं अगर हम बात करें oogenesis, oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन होना, oogenesis इज ओवा का फॉर्मेशन होना। फिर बात करते हैं स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, और भाई oogenesis एक एज के बाद रुक जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी जिंदगी होगी, पर oogenesis आप लोगों ने सुना होगा फीमेल में हो जाता है मीनोपॉज, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तो ये हो जाता है मीनोपॉज। फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट, अब भाई यहाँ पे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन कब शुरू होता है, प्यूबर्टी में। यहाँ भाई फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है, जब बच्चा पेट के अंदर, दैट इज इन द वूम्ब, तभी से oogenesis में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये 2 वर्ड्स हो गए क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं, ठीक है, जो मेन क्या काम करते हैं, गैमीट बनाने का और सेक्स हार्मोन्स बनाने का। जहां भी इस चैप्टर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ जाए, वो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी वो क्वालिफाइड है भाई। ठीक है, तो उसे क्या करना है, गैमीट बनाने आने चाहिए और सेक्स हार्मोन आने चाहिए, बस ये 2 काम हो गए, छुट्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, जैसे आपके भी जितने भी बाकी बचे हुए ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका यूट्रस हो गया, एवरीथिंग, ठीक है, पेनिस हो गया, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स इन दिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, डेवलपमेंट में बाकी जितने भी काम हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मेल्स के अंदर भाई जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज इन द लोअर एब्डोमेन, जिसमें स्क्रोटम जो होते हैं दे आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द बॉडी।
वहीं अगर हम बात करेंगे फीमेल में भी लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सब्जेक्टिव एग्जाम और एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कितनी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कितने एक्सेसरी डक्ट होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। इवन अगर आपका सब्जेक्टिव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप सीधा फ्लो चार्ट बनाएंगे और मैं आपको आगे बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है। तो भाई जैसे हम शुरू करते हैं, हम ये चीज देखते हैं, देयर आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, देयर आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। चलो मैम डन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको क्या बताया था, जो भी गैमीट बनाएगा और सेक्स हार्मोन्स बनाएगा। यहाँ पे केस में वो कौन है, टेस्टिस। टेस्टिस को सिंगुलर और प्लूरल में कहते हैं टेस्टिस और टेस्टिस। ठीक है, आइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब भारी रूप में क्या नजर आ रहा है। तो जब आप भारी रूप पे देखते हैं, दैट इज स्क्रोटम एंड पेनिस नजर आती है। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो भाई एक्सेसरी ग्लैंड में सब लोगों ने सुना होता है प्रोस्टेट का नाम, तो बाकी दो हैं सेमिनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब क्या होता है, सेमिनल वेसाइकल दो हैं, बल्बो यूरेथ्रल भी दो हैं, पर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है। सेमिनल वेसाइकल भी दो हैं, बल्बो यूरेथ्रल भी दो हैं, पर प्रोस्टेट एक ही होती है। बात करेंगे हम एक्सेसरी डक्ट्स की। अब एक्सेसरी डक्ट्स में क्या है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, वास एफरेंशिया एंड एजैक्यूलेटरी डक्ट। ये नाम आप लोगों को याद करने, अभी मैं डायग्राम बनवाऊंगी आपको, तो एकदम टिप्स पे हो जाएंगे नाम। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ये मैं आपको याद कराऊंगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो। ठीक है, अब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, डायग्राम है, ये मैंने पहले से बना दिया है। जब भी एग्जाम में आए फटाफट से पहले तो दो स्क्रोटम बना दो। स्क्रोटम के अंदर तुम बना दो ग्रीन कलर की जो यहाँ दिख रही है तुम्हें, टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, दिस इज एपिडिडाइमस। और यहां से भाई स्पर्म जो है वास डिफरेंस के थ्रू, स्पर्म क्या करता है, वास डिफरेंस के थ्रू कहां पहुंच जाता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। या आपको लग रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जा रहा है सब, नहीं भाई नहीं, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रहा है सब कुछ, फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ पे ये आई, और यहाँ पे क्या है आपकी दो ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। मैंने क्या बताया था, ये दो होती है नंबर में। तो ये क्या करती हैं, ये कहती हैं अरे अरे यार स्पर्म तुम अकेले क्यों जा रहे हो, थोड़ा हमसे भी सामान लेके जाओ। तो थोड़े सिक्रीशंस ये दे देती हैं, और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल कॉमनली मिलके बनाती हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट। ये देख सकते हैं आप, पिंक कलर की सेमिनल वेसाइकल है, वास डिफरेंस ग्रीन, उन्होंने ब्लू कलर की कॉमन डक्ट बनाई है जिसे कहते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये डक्ट आगे जाके एक्सटेंड होकर यूरेथ्रा बनाती है, और यहाँ पे है यूरेथ्रल मिएटस। ये यूरेथ्रा बेटा इज अ कॉमन डक्ट जहां से मेल्स में यूरिन भी निकलेगा और सीमन भी निकलेगा, मतलब यहीं से यूरिन और सीमन दोनों का डिस्चार्ज होता है। सो इट इज अ कॉमन डक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड है, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जैसे हम देख सकते हैं। ये रहा बेटा पूरा पेनिस। इसमें जब पेनिस में आगे इनलार्ज्ड पार्ट है, थोड़ा पार्ट होता है जो नॉर्मल पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है, दिस इज ग्लैंड्स पेनिस। और इस ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर बेटा एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसे फोरस्किन या प्रेप्यूस कहते हैं, फोरस्किन या प्रेप्यूस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि भाई राइट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, तो सबसे पहले आप पहले वाला फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर भिड़ते ही आप इस डायग्राम को बनाओगे। आगे बढ़ते हैं। ये भाई आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था, ये वाला डायग्राम जो अपन ने बनाया है, दिस इज द लेटरल व्यू साइड से, और यहां आप देख सकते हैं इट इज लूपिंग बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, पीछे से जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे पीछे से जा रहा है, हमने अभी देखा था जो। ओके, आइए अब हम बात करते हैं भाई टेस्टिस कैसी दिखती हैं। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फटाफट से हम टेस्टिस को देख लेते हैं। ये चीज मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, बहुत प्रॉपरली ध्यान देंगे। तो क्या है भाई, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे, पानी पी लेंगे,
और एसी चलाने के लिए बोल देंगे। एसी चला दीजिए सर। यस, टेस्टिस और उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनमें होते हैं भाई, इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट में बेटा ये 1 से 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1 से 3। एक कंपार्टमेंट में ये 1 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये सारे एक ही जगह खुलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जगह पे अपने सारे सिक्रीशंस कहते हैं, लो भाई ये वो नहीं होता होटल के कमरे और ये हॉल है, तो बस यहीं पे हॉल पे आके सब लोग बैठते हैं। उसी तरह सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने अपना सारा सिक्रीशन कहाँ दे दिया? रेटी टेस्टिस को। अब ये रेटी टेस्टिस क्या करेंगी? रेटी टेस्टिस इसको एपिडिडाइमस में पास करेंगी थ्रू वास एफरेंशिया। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर की सारी चीजें, दिस इज वास एफरेंशिया। और उसके बाद क्या होगा? एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस इनको ऊपर की ओर ले जाएगा। तो आइए फटाफट लेबलिंग कर लेते हैं। दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और आप कंपार्टमेंट्स कह सकते हो। दीज आर सेमिनिफेरस tubules, these are retitestes, these are vas efferentia, this is epididymis, and this is vas deferens. ठीक है, तो जब भी आप अपना टेस्टिस का डायग्राम देखेंगे आपको दिखेगा यहाँ कमरे, बड़े बड़े टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये अराउंड बेटा 200 से 250 होते हैं इन नंबर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 होते हैं पर कंपार्टमेंट। ठीक है, पर कंपार्टमेंट कितने होंगे? 1 to 3। वहीं फिर ये रेटी टेस्टिस, ये बहुत सारी वास एफरेंशिया, देयर आर अराउंड 10 to 12 वास एफरेंशिया। ठीक है, 10 से 12 वास एफरेंशिया होंगी। ठीक है, जो एपिडिडाइमस के अंदर खुलेंगी। एपिडिडाइमस दिखने में बहुत छोटू लग रहा है, बट भाई अंदर से 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, फिर यहाँ से वास डिफरेंस। ओके, अब आ जाइए, हम आपको डायग्राम बनाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अभी हमने बेटा ये चीज देखी थी कि इस टेस्टिस के अंदर ये ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसका एक क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। आइए इसका एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं फट से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये आपका टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है पूरा। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या है, ये बेचारे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े। ठीक है, कुछ छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं बहुत सारे सेल्स। और यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स भी होती हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट हमारे जो मेजर काम के हम वही वही बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे जो सेल है इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो भाई आगे जाके बनाएंगी हमारे लिए स्पर्म्स। और इन स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने के लिए होते हैं लंबे सारे सेल्स, जिन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे स्पेस खाली है तो इसको कहते हैं लीडिक सेल्स। ठीक है, लीडिक सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं इनको?
इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, लीडिक सेल्स। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे मैम उसके अलावा क्या है, यहाँ पे उसके अलावा है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे हैं। तो जब भी क्या होता है यूजुअली इसके अंदर से क्वेश्चन क्या क्या आता है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमने ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन काटा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का तो उसके अंदर क्या क्या देखोगे आप, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल देखेंगे, उस लोब्यूल में आप देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें 2 टाइप के सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाते हैं, उन स्पर्म को खाला खिलाते हैं लंबे सर्टोली सेल्स। ये पूरी इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस स्पेस में जो सेल प्रेजेंट है वो इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल्स कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नॉट। तो ये चीज बेटा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता ही होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई भी है हमने कि मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं इन्हीं जर्म सेल्स को। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस है नॉर्मली ये जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस नीचे। तो ऐसा क्यों है कि दे आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द बॉडी, यूजुअली टेस्टिस आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द बॉडी। क्यों? क्योंकि इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है 2 to 25 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ताकि ये स्पर्म बना सके। बहुत लोगों को लगता है यार मैम स्पर्म ऊपर नहीं बनता, नहीं यार, क्या होता है जैसे आपने सुना है ये पर्टिकुलर चीज अगर आइसक्रीम को इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखोगी तो आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगी, तो उसी तरीके का हिसाब होता है, कई बार चीजें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बन रही हैं। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए ताकि यहाँ पे स्पर्म्स बन सके। अब क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, वहां पे क्या थे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स एंड लीडिक सेल्स। ये चीज मैंने आपको बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ लिख भी दिया, इस पर क्वेश्चन आ रखा है, अगेन आई विल रिपीट। नेक्स्ट ये आपकी एनसीईआरटी ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का देखिए कैसा डायग्राम दे रखा है, इसमें आधे लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, यहाँ छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया है, सर्टोली सेल्स हैं, सब कुछ है। आ जाइए, अब एग्जाम में बहुत कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं भाई पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ, स्पर्म कहाँ से बना और कहाँ तक गया। और इवन सब्जेक्टिव में भी कई बार 2 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है पाथवे बता दो। तो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में गए, रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में गए। ये पाथवे को तो याद कर ही लीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट क्या होती हैं, जो अभी हमने देखी सारी, वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, एवरीथिंग, इनका मेजर काम ही क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। अब आ जाइए फटाफट हम देख लेते हैं रेटिटेस्टिस को। तो भाई रेटिटेस्टिस क्या कर रही हैं, ये स्पर्म को रिसीव करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और किस में खुलती हैं, वास एफरेंशिया में खुलती हैं जाके। वहीं वास एफरेंशिया क्या करती है, मैंने आपको बताया था 10 से 12 नंबर होती है, और ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है टिल एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस तक स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। अब एपिडिडाइमस क्या है, 6 मीटर लॉन्ग हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था 6 मीटर लंबा है भाई, लगता है छोटू सा बट वेरी लॉन्ग। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, क्या होता है, हमें एक थोड़े अमाउंट के लिए चाहिए होता है कि स्पर्म थोड़ी देर कहीं स्टोर रहे, तो एपिडिडाइमस काम करता है वो, ठीक है। देन देयर इज हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर, जैसे हम देखते हैं ना टेस्टिस के यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन पे ये लोकेटेड होता है। आइए फिर हम देखते हैं वास डिफरेंस। भाई हमने तो देखा सिंपल सी भाषा में, वास डिफरेंस तो क्या कर रही थी, स्पर्म्स को लेके जा रही थी, ठीक है, कहाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमस टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये कहाँ पे जाती है भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पीछे की ओर से जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर इट मीट्स इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है, इट फॉर्म्स द डक्ट ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल के मिलने से बनता है, मैंने आपको डायग्राम में स्पेसिफिकली दिखाया था। फिर ये क्या करता है, ये यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाता है, कॉमनली बना है और अब ये यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाता है। यूरेथ्रा क्या है, मैंने आपको बताया था भाई, ये वो चीज है जिधर से यूरिन निकलेगा और सीमन निकलेगा, तो यूरिन और सीमन यहीं से निकलता है, ऐसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं।
और ये किस में ओपन होता है? यूरेथ्रल मियाटस में। ये रही यूरेथ्रा और ये रहा यूरेथ्रल मियाटस। आइए अब आती है इसकी एक्सेसरी ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स हैं भाई, तीनों के बारे में ध्यान से देखेंगे। दीज आर 3 डिफरेंट आंटीज जो अलग अलग लेवल का प्यार दे रही हैं स्पर्म को। पहली सेमिनल वेसिकल आंटी से जब स्पर्म मिला, उसने बोला यार नमस्ते आंटी। इन्होंने बोला भाई तू क्या कर, तो 60 to 70% सिक्रीशन मेरे से ले जा। 60 to 70% सिक्रीशन, जिसमें क्या है? फ्रक्टोस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये कहाँ लोकेटेड होती है भाई? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे लोकेटेड होती है, और ये एक पेयर होता है, मतलब 2 होती हैं। फिर वो नेक्स्ट आंटी से मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड, मैंने आपको बताया था ये एक ही होती है। फिर इट इज लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होती है। ये कितना प्रतिशत से इसको सिक्रीशन देती है? 25 to 30%। वो दे रही थी 60 to 70, यहाँ 25 to 30। और उस सिक्रीशन में क्या होता है? कैल्शियम। फिर आती है भाई थर्ड आंटी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ये 2 होती हैं, ये बिल्कुल नीचे लोकेटेड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये 5 to 10% सिक्रीशन ही देती है मात्र। और ये क्या करती है? म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे लुब्रिकेशन होता है। तो दीज आर द 3 ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट, और अलग अलग अमाउंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा देती है। एंड लेट मी टेल यू, स्पर्म जब इन सारे सेमिनल प्लाज्मा के साथ कंबाइन हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज सीमेन। आइए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम देख सकते हैं पेनिस है एंड स्क्रोटम है। पेनिस क्या है? एक इनलार्ज्ड पार्ट है। हम लोगों ने देखा पेनिस है, इसका एक इनलार्ज्ड पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस इसका इनलार्ज पार्ट है। ओके, इसके यहाँ पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, जिस स्किन को कहते हैं फोर स्किन, या फिर आप कह सकते हो प्रेप्यूस। ओके, फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, एंड इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं बेटा। द इरेक्टाइल टिश्यू इन मेल्स इज प्रेजेंट इन पेनिस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देन स्क्रोटम क्या है भाई? स्क्रोटम बेसिकली एक पाउच है, लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, एब्डोमेन से बाहर लोकेटेड है। इसके अंदर क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं, एंड मेंटेन्स टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। चलिए भाई क्लियर है। अब हम शुरुआत करते हैं, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया खत्म। सी सुपर इजी, आप लोगों ने सब कुछ टेबल्स में, फ्लो चार्ट्स में और डायग्राम्स में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? यहाँ से शुरुआत करेंगे। 2 हाथ, 2 ओवा। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है मेरे हाथ के नीचे 2 ओवा। अब इन ओवा को पकड़ने के लिए होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें कहते हैं फिम्ब्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज दी ओवा, ओवरी। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे क्या है? फिम्ब्री। फिम्ब्री आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, फिम्ब्री आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करती हैं? ओवा को कलेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम विच इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। उसके ऊपर आता है एक रीजन जिसे हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला, जहां पे होता है भाई फर्टिलाइजेशन। और उसके अलावा जो बिल्कुल ये पूरा यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थुमस। ये बिल्कुल नैरो पार्ट है, पतला है, और ये यूट्रस से ज्वाइन करता है। और ये तीनों इस्थुमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम मिला के बना लेते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या बना लेते हैं मिला के? फेलोपियन ट्यूब। इस्थुमस इज द नियरेस्ट पार्ट, बिल्कुल पास में प्रेजेंट है। एम्प्यूला बीच का मोटा पार्ट जहां फर्टिलाइजेशन होगा। फनिल शेप्ड इनफंडिबुलम, और यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस है फिंगर लाइक विच आर फिम्ब्री, और यहाँ पे है आपका ओवरी। चलिए मैम अब आते हैं हम यूट्रस पे। भाई यूट्रस को आप देखेंगे तो यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये रहा आपका यूट्रस, ये आपको दिख रहा होगा, इट इज अ इन्वर्टेड पियर शेप्ड। वो नहीं होती नाशपाती आती है उल्टी कर दो आप नाशपाती को, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अटैचेस टू पेल्विक वॉल वाया लिगामेंट्स। अगर आप देखोगे कि ये क्या होता है, ऐसा नहीं कि यूट्रस हवा में लटक रहा है हमारी बॉडी में, यहाँ कुछ पेल्विक वॉल्स होती हैं जहाँ पे कनेक्टेड होता है लिगामेंट से, ताकि एक पोजीशन में टिका रहे। अब यहाँ पे क्या है भाई, फेलोपियन ट्यूब के बारे में इन्होंने बताया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और भाई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे यूट्रस जो है भाई यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द यूटराइन फंडस। ठीक है, द फंडस पार्ट, ओके,
एंड व्हेन यू मूव द सर्विक्स पार्ट एंड द बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, ये है बेटा पूरी वेजाइनल कैनाल, ठीक है, दिस इज द वेजाइनल कैनाल, और यहाँ पे जो है दिस इज दी सर्वाइकल कैनाल। दो कैनाल्स हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल मिलाकर बनाती हैं बर्थ कैनाल, और यहाँ पे है भाई सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। तो ये भाई आपका है ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आ जाइए, अब इसके अंदर आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बेटा अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होता है, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गैमीट बनाएगा और सेक्स हॉर्मोन्स बनाएगा, दैट इज दी ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में यहाँ पे क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। इफ यू टॉक अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स तो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स। क्या क्या है, फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजाइना एंड सर्विक्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। वहीं इफ यू मूव हेयर एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ मैमरी ग्लैंड दे रखी है, बट दो ग्लैंड्स और होती हैं, दैट इज बार्थोलिन एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपकी नीट जैसे क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन से में आता है, मेल में आती है, फीमेल में आती है। यहाँ पे अब मैंने डायग्राम इसलिए रखा है, एक तो पहली बात ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ये आपका यूट्रस है, ठीक है, द यूट्रस, ये किधर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और रेक्टम के नीचे, मतलब बीच में प्रेजेंट है। तो आइदर अगर ऑप्शन में क्या मार्क करना है, इट इज इन द मिडल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, या फिर अबव यूरिनरी ब्लैडर और बिलो रेक्टम। चलिए, ये सेम डायग्राम अपन ने देखा, बट यहां पर चीज अलग क्या है भाई, यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है सबसे अंदर जो अपनी मेंस्ट्रुएशन के टाइम उतरती है, दिस इज एंडोमेट्रियम। फिर होती है मिडल लेयर, ठीक है, दिस इज मिडल लेयर, एक सेकेंड, द मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, जिसमें है ना कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। आपने सुना है पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स आते हैं या डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस कौन करता है, वो करता है मायोमेट्रियम। इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड देन सबसे बाहर की ओर होती है पेरीमेट्रियम। ओके, चलिए बाकी सब हम देख चुके हैं। अब भाई मैं आपको एक बार ओवरी का एक ओवरव्यू दे देती हूं, ठीक है, कि जो ओवरी होता है भाई, ओवरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको आप कहते हो ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। यहां पे आएंगे तो भाई ये रहा आपका इनर मेड्यूला, एक सेकेंड, जिसमें क्या है, वेन्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, दिस इज इनर मेड्यूला, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। वहीं पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, ओके, यहाँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होता है ओवरऑल, और इस पूरे रीजन को भाई हम कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, ये पूरा मिलाकर कहलाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, दिस इज योर डायग्राम ऑफ ओवरी। अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब जो होती है भाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। इसके 3 पार्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था आगे का जो पार्ट है जो फनल शेप्ड है, दैट इज इनफंडिबुलम। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री, और ये ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट होती है। क्या होती है, ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट। वहीं अगर हम बात करें वो रीजन जो थोड़ा सा वाइड होता है, दिस इज एम्प्यूला, ठीक है, जो रीजन थोड़ा सा वाइड होता है दैट इज एम्प्यूला,
और फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है। बट मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में तो यही लिखा है, पर आपकी एनसीईआरटी की समरी के अंदर, इन द समरी ऑफ एनसीईआरटी इट इज रिटन कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो अगर भाई एम्पुला का ऑप्शन नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन जो आप चूज करेंगे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन का करेंगे। नेक्स्ट आता है इस्थुमस, दैट इज द क्लोजेस्ट पार्ट। इस्थुमस क्या है? द क्लोजेस्ट पार्ट टू यूट्रस, एंड ये थोड़ा पतला होता है एज कंपेयर टू बाकी पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आ जाइए, जहां तक हम बात करेंगे यूट्रस की, मैं आप लोगों को यूट्रस में एक चीज बता चुकी हूं, ठीक है, कि यूट्रस हैज 3 लेयर्स। सबसे अंदर सबसे भारी है पेरीमेट्रियम, ठीक है, और उस पेरीमेट्रियम के बीच वाले रीजन में क्या है? दिस इज द मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? ये ल्यूमन के पास है, ल्यूमन के पास है, काफी ग्लैंड्यूलर है, और जो भी आपके पीरियड्स के टाइम साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं। फिर हम बात करें मायोमेट्रियम, ये एक थिक लेयर है भाई बीच की, जिसमें क्या होती है? स्मूथ मसल होती है। मैंने आपको बताया था ना, पुश पुश पुश, पुल पुल पुल, जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, डिलीवरी के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सब मायोमेट्रियम लगाती है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पेरीमेट्रियम, इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की ओर होती है। चलिए, फिर हम बात करते हैं भाई फीमेल में एक्सेसरी डक्ट्स हो गई हैं। अब वील बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या होता है भाई? फीमेल के कुछ चीजें आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपन इसको एक बार यहां पे देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आप ये देखेंगे फीमेल की लेग्स हैं, यहां पर क्या होगा? यहाँ पे बेटा थोड़े से हेयर होते हैं और थोड़ा कुशनी एरिया होता है, हेयर होते हैं और थोड़ा कुशनी एरिया होता है, जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? स्किन और प्यूबिक हेयर से। चलिए, फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक फोल्ड ऑफ स्किन है। क्या है? एक फोल्ड ऑफ स्किन है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा का क्या काम है देखेंगे। लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होता है टिल वेजाइनल ओपनिंग। कहाँ पे? मॉन्स प्यूबिस से शुरू हुआ है और बेटा यहाँ पे होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग, उधर तक ये एक्सटेंड होता है। दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ही होती है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन डिस्चार्ज होता है, एंड नीचे तो यहाँ पे होती ही है एनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है। अब क्या होता है? ये जो आप बाहर फोल्ड ऑफ स्किन देख रहे हो, इसी के अंदर एक और फोल्ड ऑफ स्किन होता है, ठीक है। अंदर एक और फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसे कहते हैं लेबिया माइनोरा, और यहां पर होती है क्लाइटोरिस। तो आ जाइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेबिया माइनोरा क्या है? इट अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा के अंडर जो है दैट इज लेबिया माइनोरा, ठीक है मैम। क्लाइटोरिस क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पे प्रेजेंट है।
ये देखेंगे आप, जहां ये लेबिया माइनोरा जा रही है उधर ही यहाँ पे उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है, क्लाइटोरिस। ठीक है मैम। मैम हाइमन क्या है, भाई हाइमन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक पार्शियल कवरिंग होती है हल्की सी वेजाइना पे, वेजाइनल ओपनिंग पे पार्शियल मेम्ब्रेन होती है। तो अब पार्शियल कवर मेम्ब्रेन, दैट ओपनिंग ऑफ द वेजाइना में एक पार्शियल मेम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये मेम्ब्रेन कई बार कोई जॉल्ट लगने से, हॉर्स राइडिंग करने से, साइकिलिंग करने से, टैम्पॉन्स इंसर्शन करने से ये ब्रेक हो जाती है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर किसी फीमेल के फर्स्ट नाइट आफ्टर वेडिंग पे ब्लीडिंग नहीं हुई तो द फीमेल इज नॉट अ वर्जिन। तो क्या होता है, दिस इज अ वेरी बिग मिथ, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइमेन नॉर्मल केसेस में भी टूट सकता है। जैसे हमने देखा कोई जॉल्ट आ गया, सडन झटका, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, टैम्पॉन इंसर्शंस एंड मेनी मोर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन शुड रिमेंबर दैट हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। कोई भी किसी फीमेल को जज नहीं कर सकता उस बेसिस पे कि उस फीमेल का अगर हाइमेन ब्रेक है तो वो वर्जिन है कि वो वर्जिन नहीं है। अब हाइमेन इज समटाइम्स मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्योंकि अगर भाई किसी में टूट चुका है तो इट इज नॉट अ पार्ट एनी मोर, एंड अगर है तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उनके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, फैट कुशन एरिया, द बिग फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइजोरा, द इनर फोल्ड ऑफ स्किन लेबिया माइनोरा, इसकी जंक्शन पे प्रेजेंट है क्लाइटोरिस, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस इज द एनस। अब आते हैं भाई, हमने फीमेल की एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ ली हैं, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट पढ़ने के बाद हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें आती है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो होती है भाई, जैसे ही मैमरी ग्लैंड वर्ड मन में आता है तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं कि मैम मैमरी ग्लैंड मतलब दूध ही बनाती होगी। मैम दूध यहाँ कैसे बनता होगा, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। मैमरी ग्लैंड एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर फीमेल मैमल के पास होता है। हो सकता है किसी के पास 2 हो, किसी के पास 4 हो, किसी के पास 6 हो, किसी के पास मल्टीपल हो, बट एक फीमेल ह्यूमन के पास जो होती है अ पेयर ऑफ ब्रेस्ट होती है, विच मीन्स 2 होती हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये साइज भी सबका वेरी करता है, बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारा फैट भी होता है। तो जो इंसान जितना हेल्दी है, जिसकी ब्रेस्ट में जितना फैट है, वो उस हिसाब से होगी, ठीक है, अमाउंट एंड साइज। अब हम बात करते हैं मैम इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बिफोर दैट मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन बता देती हूँ फटाफट से। ये देखिए, दिस इज अ मसल जिसे हम कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये मसल इंपॉर्टेंट क्यों है जानने, क्योंकि इसी के ऊपर मैमरी ग्लैंड टिकी हुई है, लोकेटेड है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखेंगे, ओके, अब हम मैमरी ग्लैंड बनाने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर होता है बहुत सारा फैट टिश्यू। क्या होता है, बहुत सारा फैट, ठीक है मैम, डन है। अब इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मैमरी लोब्यूल्स। एक सेकेंड रुकना, 2 ही बनाती हूं अभी मैं समझाने के लिए। इसके अंदर क्या होते हैं, दीज आर मैमरी लोब्यूल्स। ध्यान देते चलेंगे, याद हो जाएगा, मैमरी लोब्यूल्स। इन मैमरी लोब्यूल्स के अंदर होते हैं भाई, इन्हें कहते हैं मैमरी एल्वियोलाई। जैसे लंग में होते हैं ना एल्वियोलाई, वैसे ये होते हैं मैमरी एल्वियोलाई, ठीक है। इन्हीं के अंदर बेटा दूध बनता है, मिल्क बनता है। दीज आर मैमरी एल्वियोलाई। चलो मैम इसके अंदर ही मिल्क बनता है, मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। इसी के अंदर क्या बनता है, दूध बनता है भाई। अब क्या होता है, ये सारे मैमरी एल्वियोलाई से इन सारे मैमरी एल्वियोलाई से निकलते हैं बेटा मैमरी डक्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे छोटे, ठीक है। क्या निकलते हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको ध्यान से दिखेंगे तो
यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। चलो आपको यहाँ दिख नहीं रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, दिस इज मेमोरी डक्ट। ये क्या है, मेमोरी डक्ट। ठीक है मैम, अब ये मेमोरी डक्ट से आगे क्या होता है, ये जाते हैं मेमोरी एम्प्यूला में। कहां जाते हैं, मेमोरी एम्प्यूला में, जहां पे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मिल्क होता है, मेमोरी एम्प्यूला। और यहां पे जो आप ये डक्ट देख रहे हैं, दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर बच्चा निप्पल के थ्रू, दिस इज द निप्पल, यहां से बच्चा सक्स आउट द मिल्क। और कुछ एरिया होता है विच इज थोड़ा सा डार्क अराउंड द निप्पल, दिस इज अ पिगमेंटेड एरिया, इसे हम कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं, एरियोला। तो बेसिकली क्या है भाई, मिल्क कहां बना, मिल्क बना इन मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर। यहां मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट में गया, फिर मेमोरी एम्प्यूला में टेम्पररी स्टोरेज हुआ, फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू वो सक आउट हो गया। अब यही चीज आप देख सकते हैं इन द सीक्वेंस कि सबसे पहले मेमोरी लोब्यूल्स हैं, 15 से 20 होते हैं। मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर, ठीक है। मेमोरी लोब्यूल्स में क्या होता है, मेमोरी एल्वियोलाई, जहां पे क्या होता है, मिल्क सिक्रीट भी होता है और स्टोर भी होता है। फिर वो मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाता है, फिर मेमोरी एम्प्यूला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, एंड देन इट इज सक्ड आउट थ्रू निप्पल। तो ये जो सीक्वेंस है, इस पर बहुत बार नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड्स के अंदर बहुत बार आ जाता है सीक्वेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, या फिर मेमोरी ग्लैंड का लेबल डायग्राम बनाओ विद द मिल्क प्रोडक्शन। यूजुअली ये क्वेश्चन लैक्टेशन में आता है कि लैक्टेशन के टाइम पे भाई मिल्क कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, मतलब बनता कहाँ है और सकआउट कहाँ से होता है। तो वन शुड नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेमोरी लोब्यूल्स, मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट। अब यहां लैक्टेशन के बारे में एक चीज बता देती हूं, लैक्टेशन के बारे में एक चीज बता देते हैं कि भाई दो हार्मोन्स होते हैं, देयर इज ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। भाई ऑक्सीटोसिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, पहले देखेंगे। ये करता है बेटा मिल्क सिंथेसिस, ये बनाता है मिल्क और मिल्क को बाहर निकालता है, दैट इज मिल्क इजेक्शन में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये चीज होती है। मिल्क सिंथेसिस में कौन मदद कर रहा है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन मदद कर रहा है मिल्क इजेक्शन के अंदर। इसके ऊपर भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो दिस इज अबाउट मेमोरी ग्लैंड। एंड बेटा यहां पे आपको मैं और दो तीन चीजें बता देती हूँ। मेमोरी ग्लैंड क्या करती है भाई, इट अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो होता है बिल्कुल ज्यादा वक्त काम आता है मेमोरी ग्लैंड का भाई, क्योंकि वहां पे इट सिक्रीट्स मिल्क। चाइल्ड बर्थ के बाद मदर क्या करती है, फीडिंग करती है न्यूबॉर्न को, विच इज कॉल्ड एज लैक्टेशन, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग करती है। मिल्क इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल, क्या होता है, जो आपने सुना है कुछ जो 2-3 दिन का जो दूध होता है मम्मी का, वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी होता है। एंड द इनिशियल फ्यू डेज मिल्क, कहते हैं ना उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी वगैरह होती हैं, बहुत सेहतमंद होता है जो फीमेल का इनिशियल निकला मिल्क होता है। एंड इवन वो कोई भी फीमेल मैमल हो, आपने सुना है वो गाय का भी ना येलो कलर का मिलता है मार्केट में, मैं उसको नाम भूल गई हूँ, कुछ कहते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है। उसी तरह फीमेल्स भी अपने इनिशियल डेज में जो मिल्क सिक्रीट करती हैं उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, जो कंटेन करता है खूब सारी एंटीबॉडीज, असेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न। भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जब बच्चा पैदा होगा और वो अपनी मम्मी का पहले दिन दूध पिएगा, तो पहले 2-3 दिन जो वो दूध पिएगा ना, उसके अंदर उसे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज मिलेंगी। ओके और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, ताकि एक हेल्दी बेबी हो। यूजुअली कहते हैं भाई फीमेल को एटलीस्ट 6 महीने तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए मिनिमम। ओके कई बार इट एक्सटेंड्स ऑल्सो, बट मिनिमम। ये डायग्राम देख रखा है आपकी बुक के अंदर।
अब आ जाते हैं भाई हम गैमीटोजेनेसिस के ऊपर। भाई गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू आर स्टडिंग फॉर नीट, इफ यू आर स्टडिंग फॉर बोर्ड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां पे क्या हो रहा है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, दैट इज स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनेगा तो oogenesis। सीधी सी बात है भाई, स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनेगा तो oogenesis। हम दोनों प्रोसेस को एक एक करके पढ़ेंगे, आ जाइए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म बनना, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी और पूरी लाइफ अकर होता है इन ओल्डर पीपल ऑल्सो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मैं चार्ट बनाऊंगी, ये इसलिए बनाऊंगी ताकि आप लोग मेरे साथ इसको रिवाइज करें। तो भाई सबसे पहले धरती पर कौन आया, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया आया। धरती पर आए स्पर्मेटोगोनिया जी। स्पर्मेटोगोनिया ने कहा यार बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम बहुत कम है चीजों की, अब बनाओ बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो भाई जब बहुत सारी चीजें बनानी होती है तो क्या होता है, तब होता है माइटोसिस। और बहुत सारे माइटोसिस होने के बाद इन्होंने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जी यहां पे मैं आपको लिख देती हूं, आप लोगों को यहां पता होना चाहिए कितने क्रोमोसोम्स का लेवल चल रहा है। भाई ये 2n है तो ये भी 2n होगा क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, तो 2n है तो 2n ही रहेगा। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला नहीं यार मियोसिस करेंगे, तो यहां हुआ मियोसिस 1, और मियोसिस 1 होते ही क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या बने, दो एक सेकेंड रुकेंगे, यहां क्या बने, क्या बन गए, सेकेंडरी, एक सेकेंड सुंदर नहीं लग रहा यार ये, एक सेकेंड, विच इज एन एन, क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, अलग कलर लेंगे, इन्होंने किया मियोसिस 2, और मियोसिस 2 भी इक्वेशनल डिवीजन है, उससे इन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने इससे बना लिए स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स जो कि हैं एन 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 एन। यहां पे क्या हो गई थी, क्रोमोसोम बता देती हूँ, 22 + x 22 + y। अब ये इक्वेशनल डिवीजन है तो ये होंगे आधे होंगे x और आधे होंगे y। अब ये क्या करता है, ये एक स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से बना लेता है स्पर्म्स। क्या बना लेता है, स्पर्म्स और स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजुआ कह लो। ठीक है, इस प्रोसेस को स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले दुनिया में आया स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस करके बनाए बहुत सारे स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पर अभी तक 2n कंडीशन थी, मियोसिस 1 होते ही क्या हो गया, सब कुछ आधा हो गया, ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन है, 2n था, n और n बन गए। यहाँ 44 + xy था, ये आधा आधा डिवाइड हो गया, 22 + x 22 + y। अब इन्होंने वापस मियोसिस 2 करा, अब हुआ मियोसिस 2, मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिवीजन, n n n n बने, ये सारे क्या बने, स्पर्मेटिड्स। इन सब में इक्वल आएगा, दो दो x डिवाइड हो जाएंगे, दो दो में y, और फिर ये बना लेंगे स्पर्मेटिड से स्पर्म्स, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां पे अगर आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस। और सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है भाई, स्पर्मियोजेनेसिस भी क्लियर है, स्पर्म से स्पर्म बनना स्पर्मेटिड से। फिर आती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा था होते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया। तो क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना के या ल्यूमन में रिलीज कर देते हैं। स्पर्म रिलीज्ड इन ल्यूमन, किसके? ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यहाँ पे रिलीज करने को, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, पीएच कितना होता है सीमेन का? 7.2 to 7.5 अल्कलाइन। और सर्टोली सेल्स, ये जो है ना बड़े वाले सर्टोली सेल्स, ये क्या करते हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में काम आता है। ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कौन रिलीज करता है और वो किस प्रोसेस में मदद करता है। अब हम देख लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। यहां पे आप देखेंगे हाइपोथैलेमस जी थे। हाइपोथैलेमस जी ने क्या बोला? दिस इज द घर के दादाजी। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा इन्होंने, जिसे हम कहते हैं GnRH, एक पर्टिकुलर अमाउंट में। जो गया और उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को इशारा दिया कि भाई रिलीज कर गोनाडोट्रोपिन्स, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, तो रिलीज कर बच्चे। तो इसने क्या रिलीज किया? FSH और LH। FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है? सर्टोली सेल्स पे। अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थे सर्टोली सेल्स, आप लोग याद करिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये बड़े बड़े थे सर्टोली सेल्स और ये छोटे छोटे थे स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज सर्टोली एंड दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। तो ये सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ाया था। सर्टोली सेल क्या रिलीज करते हैं? कुछ फैक्टर, जिससे होता है स्पर्मियोजेनेसिस। वहीं LH क्या करता है? लीडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स को बोलता है कि तुम एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करो ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। LH क्या सिक्रीट करवा रहा है? एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह LH सिक्रीट करवाता है। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है नॉर्मली, आपको बता देती हूँ। अगर आप बोर्ड्स में आ रहा है तो बोर्ड्स में तो डायरेक्टली आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं डिट्टो का डिट्टो, पर अगर MCQ में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं वो लोग कि व्हाट डज LH डू। ठीक है, LH क्या काम कर रहा है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ LH? वो ऑप्शंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, हेल्प्स इन सेक्स हार्मोन्स डेवलपमेंट, बोथ B and C। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस किस काम में क्या क्या आते हैं। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, सब कुछ इज मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। भाई टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है एक मेल के जीवन में। ओके, इस फ्लो चार्ट को याद रखेंगे हमेशा। आइए अब बात करते हैं हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले तो होती है ऊपर एक टोपी, जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। फिर क्या होता है? इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, इसके हेड के अंदर क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है। फिर पूरी बॉडी पे इसके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। देखिए आप, पूरी बॉडी पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर बेटा इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही स्पाइरली अरेंज्ड, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी देते हैं कि अरे भाई भाग, तेरे को अपनी ओवा के पास पहुंचना है। अगर तेरे को ओवा के पास पहुंचना है तो तेरे को भागना पड़ेगा, और भागने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। ऐसे लुल तो नहीं जा सकता है कि हाँ चल रहा हूँ, जिंदगी में मजा ही मजा है, नहीं भाई, स्पर्म को भागना ही पड़ेगा। रेस लगी हुई है, ओवा तक पहुंच के ही रहना है। तो स्पर्म क्या करेगा, उसको एनर्जी कौन देगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्विमिंग एंड मूवमेंट ऑफ टेल, ये क्या करता है, फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी देता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। स्पर्म को एक मोटिलिटी चाहिए ही चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं, जो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं सीमन। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं, सीमन। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। एक इजैकुलेशन में 200 से भाई 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं ड्यूरिंग वन सेक्सुअल इंटरकोर्स और वन क्वाइटस। 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अगर हमें कहना है कि यार ये मेल हेल्दी है, फर्टाइल है, मतलब बच्चे करने लायक है, हम कब कह सकते हैं, जब उसके 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप एंड साइज के हों और 40% स्पर्म्स जो हों विगरस मोटिलिटी के हों। ठीक है, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि परफेक्ट शेप एंड साइज होना चाहिए 60% एंड 40% क्या होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए विगरसली। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज oogenesis। भाई oogenesis क्या होता है, हमने अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट oogenesis। तो अगेन इसका भी फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि चीजें क्लास में ही क्लियर हो जाएं। तो आ जाइए भाई, धरती पे आया oogonia, जैसे आया था स्पर्मेटोगोनिया, 2n है, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देते हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देते हैं 44 + XX, oogonia है भाई ये। अब oogonia ने क्या किया, धरती पे आया है तो माइटोसिस करेगा ही, अपनी आबादी बढ़ाएगा। यार तुम्हारी तरह थोड़ी ऐसे लल्लू टाइप्स, आबादी बढ़ाएगा भाई। भाई ने माइटोसिस किया तो 2n का 2n रहेगा, ये बन गया प्राइमरी oocyte। अब भाई जैसे ही मैंने क्या बोला, जो भी इस धरती पे आता है उसमें एटीट्यूड से आ जाता है कि भाई अब मैं आ गया हूं धरती पे, करूंगा तो मैं मियोसिस करूंगा। तो मियोसिस करता है भाई पहला। तो भाई ने क्या किया, अपना पहला मियोसिस किया, दैट इज मियोसिस 1। और मियोसिस 1 करके ये सेकेंडरी oocyte तो बनाया, पर ये मियोसिस 1 कंप्लीट ही नहीं हो पाई। ठीक है, मियोसिस 1 क्या हुआ, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस रुक गई। अरे तो ये सोचा यार मेरे एटीट्यूड की ऐसी की तैसी कर दी, धरती पे आने से पहले ही एटीट्यूड की ऐसी की तैसी। ये सब कहाँ हो रहा है भाई, अभी तक की जितना भी प्रोसेस हो रहा था, दिस इज इन फीटल लाइफ। अभी फीटस मम्मी के पेट में ही है, ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। फीटल लाइफ में तुम देख रहे हो भाई का एटीट्यूड है, एटीट्यूड में कमी नहीं आई है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जो है ढंग से बना नहीं है अभी तक, पूरा मियोसिस हो नहीं पाया, इसलिए सेकेंडरी oocyte प्रॉपरली नहीं बना है। अब क्या होगा, अब हो जाएगा बच्चे का बर्थ। धरती पे आ गया, धरती पे आ गया तो भाई प्यूबर्टी भी हिट हो जाएगी थोड़े सालों में। तो थोड़े सालों में प्यूबर्टी भी हो जाती है। ठीक है, थोड़े सालों में प्यूबर्टी तो होगी। तो भाई थोड़े सालों में जब प्यूबर्टी हिट होगी तब ये सेकेंडरी oocyte जो है भाई अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा। ठीक है, मतलब प्राइमरी oocyte। तो ये सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, प्यूबर्टी हिट होते ही ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आगे जाके क्या होती है, डीजेनरेट ही होती है, और बना लेगा सेकेंडरी oocyte। चलो भाई एटीट्यूड रहा अपना और बन भी गया। चलो भाई कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पहले नहीं हो पाया प्यूबर्टी में आके हो गया।
अब क्या होगा, ये भाई साहब में भी एटीट्यूड की कमी नहीं है, भाई साहब ने किया मियोसिस 2, भाई साहब बोले अपन क्यों रुके, पर इनका भी मियोसिस 2 अटक जाता है, इनका भी मियोसिस 2 अटक जाता है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल्स के नखरे बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ हर जगह हर स्टेज पे नखरा है कि भाई तेरे को भी नहीं होने दूंगी पूरा। अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो गया, यहां रुक गया। अब भाई अब ये बोल रहा है मैं क्या करूं यार, बार बार यही होता है, ठीक है। अभी सेकेंडरी oocyte जो है परेशान हो रखा है कि मैं क्या करूं यार, जिंदगी झंड है, ठीक है, कुछ हो नहीं पा रहा है लाइफ में, जहां देखो कोई ना कोई आ जाता है माथे, ठीक है। यहाँ पे भाई 22+X वाली स्टेज चल रही है अभी। अब भाई ये बोला क्या होगा, ये अपना मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगा, जब आएगा इसका सैया स्पर्म, तो जैसे ही स्पर्म इससे मिलेगा तो ये कहेगा अब आई जिंदगी में शांति, फिर ये डिवाइड हो जाएगा ओवम में और बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी जो भी डीजेनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर बेटा, यही पूरा प्रोसेस है oogenesis का, बस फर्क इतना है कि मियोसिस 2 कंप्लीटेड आफ्टर स्पर्म मीटिंग, कोई अलग कलर से लिखती हूं, मियोसिस 2 कंप्लीटेड आफ्टर स्पर्म मीटिंग, स्पर्म के आने के बाद, जैसे स्पर्म आएगा मियोसिस 2 कंप्लीटेड। देखा, सिंपल फंडा था। वापस से देखेंगे, ऊगोनी आया धरती पे, अंधा माइटोसिस, ले माइटोसिस, ये माइटोसिस, वो माइटोसिस, अंधे माइटोसिस करके बना दिए बहुत सारे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने एटीट्यूड दिखाया, मियोसिस 1 किया, पर एटीट्यूड दिखाने से क्या होता है, एटीट्यूड तोड़ना पड़ता है, तो वो क्या हुआ, प्रोफेज 1 में अटक गया। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte ढंग से बन भी नहीं, बोला आधा ही बन के रह गया हूं। फिर बर्थ हुआ, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आते ही मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, लड़की जवान हो गई है, एटीट्यूड जवान होते ही वापस आ जाता है। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी तो डिजेनरेट हो गई, सेकेंडरी oocyte ने वापस एटीट्यूड दिखाते हुए मियोसिस 2 करा, पर अगेन एटीट्यूड दिखाओगे तो ऐसी तैसी होगी, ठीक है। तो मियोसिस 2 जैसे एटीट्यूड दिखाया क्या हुआ, खल्लास, चल बे, मेटाफेज 2 में रोक दिया, और मेटाफेज 2 में रोक दिया तो सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बना दिया। कैसे बनाएगा, जैसे स्पर्म मिलेगा तो इनका मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, अब क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट देख लीजिए, कौन कौन से फॉलिकल्स होते हैं फीमेल के अंदर। सबसे पहला होता है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल में होता है एक प्राइमरी oocyte। क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या होता है, इसके पास होता है प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा लेयर। क्या है, प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा लेयर। फिर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ता है और ये बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। इसके पास भी क्या होता है, प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा लेयर, बस थोड़े ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल हो गए हैं, पहले थोड़े थे अब थोड़े से और हो गए हैं, ठीक है मैम, ओके। फिर इसने बनाया सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में एक नई चीज दिखी जिसे कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। अब यहाँ पे क्या क्या दिखने लग गया हमको, यहाँ पे 2 लेयर्स दिख रही हैं। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है सबसे पहले दिख रहा है सेकेंडरी oocyte, ग्रैन्युलोसा सेल्स भी काफी सादा हो गए हैं। हमें दिख रही है 2 लेयर, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, और भाई यहाँ पे दिख रही है एक नई चीज जिसे कहते हैं एंट्रम। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंट्रम कौन से फॉलिकल से दिखना नजर हो गया, टर्शरी फॉलिकल से। फिर मैम यहाँ पर क्या चेंज आया है, बस ग्राफियन फॉलिकल का साइज ज्यादा बड़ा है, ग्रैन्युलोसा सेल ज्यादा है, एंट्रम अच्छा खासा है, और यहाँ पे आ गई जोना पेलूसिडा। क्या आ गई, जोना पेलूसिडा। तो बस ये 4 टाइप के फॉलिकल्स भाई बनते हैं फीमेल के अंदर। पहले बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। फर्क कितना है, इसके पास ग्रैन्युलोसा सेल कम है, फिर थोड़े ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैम आप ये इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हो, आप इतना जोर क्यों दे रही हो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल होंगे उतना ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, उतना ज्यादा पीक होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे ज्यादा कौन से फॉलिकल के टाइम में होगा? ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं भाई के पास। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो चारों फॉलिकल्स का डायग्राम बनाइए। अगर आपके नीट के पर्पज से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी oocyte कौन कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, इस स्टेज में भाई हमें क्या अलग दिखा, इस स्टेज में हमें क्या अलग दिखा, और इस स्टेज में हमें क्या अलग दिखा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फट जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, और इसका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। चलो भाई अलविदा, स्पर्म से मिलने चला, निकल गया। पर ये बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल सिकुड़ के बना लेता है कॉर्पस लूटियम। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल्स क्या होता है? अगेन हाइपोथैलेमस दादाजी ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलवाए, FSH एंड LH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, ग्रैन्युलोसा लेयर का डेवलपमेंट। और मैंने क्या बोला, जितने ग्रैन्युलोसा सेल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। LH ने क्या किया? ओव्यूलेशन कराया, फटा था ना ग्राफियन फॉलिकल, और सेकेंडरी oocyte रिलीज करवाया, कॉर्पस लूटियम बनाने में मदद करी और सेकेंडरी oocyte रिलीज करने में मदद करी। तो बेसिकली इस वाले काम में LH ने मदद की है, ओव्यूलेशन में, इसको रिलीज होने में और इसको बनने में। और यहाँ पे जितना भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इस सब में ज्यादातर रोल किसका है? FSH का है। ओके, चलिए कॉर्पस लूटियम बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा सा, ये क्या करता है? थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन उसकी लेयर को मेंटेन करता है। मतलब जहां भी कॉर्पस लूटियम बनेगा वहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होंगे? साथ में बोलेंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, तो जहां कॉर्पस लूटियम होगा वहां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आप ये हर चीज को 2-2 बार 3-3 बार बोल रही हो मैम, क्योंकि अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और उसमें ही हर चीज आएगी। हर चीज का रोल आएगा। ये डायग्राम ऑफ ओवरी है जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये आपके एनसीईआरटी ने कंपैरिजन चार्ट दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का, मैंने तो आपको ड्रॉ ही करवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये चार्ट है जो आप देख लेंगे, थोड़ा डिफरेंस दे रखा है मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंस दे रखा है। भाई मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। टेस्टिस भी 2 होती है, ओवरी भी 2 होती है। शेप क्या होती है? टेस्टिस ओवल दिखती है, ये थोड़ी आलमंड बादाम जैसी दिखती है। ये कहाँ होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। भाई लोअर बॉडी टेम्परेचर के लिए ये भी लोअर एब्डोमेन में होती है, दोनों साइड पे। इनका डायमेंशन होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी। यहाँ पे ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इनके ऊपर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों की कवरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे मेनली कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर कवरिंग है। फंक्शनिंग क्या है भाई? टेस्टिस है, स्पर्म बनाएगी, और टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स अपन ने पढ़ा था। एवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का वर्क क्या होता है? गैमीट बनाना और सेक्स हार्मोन बनाना। तो ये भी ओवा का फॉर्मेशन करेगी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन भी बनाएगी। इसमें 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यहाँ पे पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है और इनर मेड्यूला होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, डायग्राम भी बना चुके हैं, बस रिवीजन है। इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए चार्ट है।
अब आ जाते हैं, हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड्स आना। अब देखो यार, जैसे ही पीरियड्स की बात होती है हर मैमल को यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इफ वी टॉक अबाउट फीमेल प्राइमेट्स, मतलब जैसे ह्यूमन, एप्स, मंकीज, हम में तो होती ही है, इन्हें कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स जैसे कि आप क्या आ जाती हैं इसमें, कैट, डॉग, इन सबको क्या होती है, इनकी क्या होती है, 6 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, दैट इज ईस्ट्रस साइकिल। हमें तो हर महीने आते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं एवरी मंथ। ईस्ट्रस साइकिल यूजुअली 6 मंथ्स में एक बार आते हैं। तो ये नॉन प्राइमेट्स जैसे कैट, डॉग वगैरह। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा जब किसी भी लड़की को पहली बार आती है उसे कहते हैं मिनार्क, और जब वो रुक जाती है उसे कहते हैं मीनोपॉज। जो भी अप्रॉक्स कौन सी उम्र में रुकती है, 50 ईयर्स ऑफ एज में अप्रॉक्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली एक हेल्दी फीमेल में 28 से 30 दिन के आसपास की होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी, जब लड़की जवान हो जाती है, दैट इज अराउंड, आपने देखा हो कोई भी फीमेल में 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज, या 11 to 14, 15, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है, बट इस पर्टिकुलर एज के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। आइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 टाइप के इवेंट्स आते हैं, यूटराइन इवेंट्स एंड ओवेरियन इवेंट्स। यूटराइन इवेंट्स क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज। ओवेरियन में फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड लूटियल फेज। अब आपको बेटा ये चार्ट में अच्छे से समझाऊंगी, उससे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को फटाफट से समझ लेते हैं एक बार। आइए, आप लोगों का एक फट से रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है यार। देखो, मैं अगर एफर्ट ले रही हूं तो आप लोगों को भी एफर्ट देना है। ट्वेंटी 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जब भाई, एक सेकेंड रुको, फटाफट से आप लोगों के लिए अब देखेंगे। ये भाई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 दिन की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। बीच में ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। यहाँ पे अपन ने इवेंट्स लिख दिए जो होंगे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब आएंगे भाई, लड़की है, लड़की के पीरियड्स शुरू हो गए, कतई खून की बौछार शुरू हो चुकी है। ऑब्वियसली अगर खून आ रहा है, पीरियड्स आ रहे, तो दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ये 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है, 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। चलो मैम, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां 2 हार्मोन है, LH एंड FSH, और यहां पे भी 2 हार्मोन है, ठीक है। इन 2 हार्मोन्स के नाम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ध्यान देंगे भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई है, सारे हार्मोन अभी बॉडी में बैलेंस चल रहे हैं, सब कुछ एकदम बैलेंस में चल रहा है। जैसे ही 5वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, उसी टाइम फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल,
ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली अगर फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए हैं तो इस फेज को हम क्या कहेंगे? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकल्स बन रहे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि अभी क्या बन रहे हैं? फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए, पीरियड्स खत्म हुए थे, फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए, विच मीन्स यूट्रस में वापस से एंडोमेट्रियम नॉर्मल होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है मैम, अभी तक भी सब परफेक्ट चल रहा है, यहां तक सब सही है। अब क्या हुआ, एक दिन मिडल ऑफ द साइकिल आई, दैट इज ओव्यूलेशन फेज आया। क्या आया? ओव्यूलेशन फेज। इस फेज में क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल फट गया और इसने सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे ही हुआ, यहां पे LH ने दिखाई पीक। LH ने बोला भाई LH की वजह से ओव्यूलेशन हुआ, LH ने पीक दिखानी है। FSH भी बढ़ा, जैसे ही LH और FSH बढ़ते हैं ये फट जाता है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एस्ट्रोजन 13th डे पे सबसे ज्यादा हाई होगा। कौन से दिन पे? 13th डे पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स कब थे? जब ग्राफियन फॉलिकल था। और मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगे उतना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा। तो जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ता है यहां पे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भाई साहब तो नॉर्मल रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल है। अब क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल फटा और इसने बना लिया कॉर्पस लूटियम। ठीक है, और जब कॉर्पस लूटियम बनता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होते हैं, तो ये दोनों का लेवल बढ़ता है। अगेन जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड रहेगी और इसके अंदर क्या है, बकायदा सिक्रीटरी ग्लैंड्स भी बनेंगी प्रॉपर, इसलिए इस फेज को कहते हैं लूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज। और फिर वापस से साइकिल विल कंटिन्यू। FSH और LH बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है यहाँ। ठीक है, अब आप देखेंगे वापस से एक बार समझेंगे सारी चीज को। फॉलिकल्स जब सबसे ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स थे तो एस्ट्रोजन की पीक आ गई कि भाई मेरा तो सपना पूरा हो गया, मेरे को तो ग्रैन्युलोसा सेल्स ज्यादा चाहिए थे। ठीक है, फिर जैसे ही 14 डे हुआ LH ने बोला दे तेरी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होते ही oocyte तो रिलीज हो गया और बाद में वो डिजेनरेट होके ग्राफियन फॉलिकल क्या बन गया? कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम बनते ही क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन जो 2 बार पीक दिखा रहा है। दिस इज द फर्स्ट पीक एंड दिस इज द सेकेंड पीक ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, बस यही सिंपल सी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 दिन चला। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का कोई काम नहीं, बाकी हार्मोन्स का भी एज सच कोई काम नहीं। कॉर्पस लूटियम भी यहाँ नहीं था, डिजेनरेटेड है। एंडोमेट्रियम की लेयर टूट के गिर रही थी, ब्लड वेसल्स वगैरह सब वेजाइना के थ्रू खून बाहर आ रहा था। फिर फॉलिकल्स डेवलप होने लगे। ठीक है, ये फेज वेरिएट करता है कितने दिन का होगा। इसमें LH और FSH स्टिमुलेटेड थे, एस्ट्रोजन ने फॉलिकल बनने शुरू हो गए थे, तो एस्ट्रोजन भी अच्छा खासा था। प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक सब कुछ डेवलप हुआ, एंडोमेट्रियम भी अच्छी खासी प्रेजेंट थी। ओव्यूलेशन डे होता है 14th डे पे, जब FSH और LH की पीक होती है। फिर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte और ओवम। फिर प्रोलिफरेशन, वापस से एंडोमेट्रियम अच्छी खासी होती है। फिर आता है लूटियल फेज जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आते हैं पीक पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां पे क्या होता है, कॉर्पस लूटियम, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है अच्छे से बनेगी, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स भी होंगी। अगर सब कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा तो वापस से साइकिल रिपीट होगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, चलिए
ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है भाई, सेम चीज हमने पढ़ी है। देखिए एस्ट्रोजन की 2 बार पीक आई है, ये देखिए 13th डे पे आई है, ठीक है। आइए अब आपकी बुक में येलो कलर के बॉक्स में एनसीईआरटी में दे रखा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है भाई, कोई भी फीमेल होती है, आजकल के बहुत जगह ऐसा होता है फीमेल्स अपने जो सैनिटरी पैड्स हैं उन्हें थ्रो कर देती हैं, टाइमली चेंज नहीं करती हैं, पॉट में फ्लश कर देती हैं, तो वेरी बैड हाइजीन। तो बेस्ट चीज क्या है, हमेशा नहाओ धो क्लीन रहो पीरियड्स के टाइम पे, सैनिटरी नैपकिन यूज करो, मार्केट में बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं, चेंज करो सैनिटरी नैपकिन एवरी 4 to 5 आवर्स, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, रैशेस के भी। सैनिटरी नैपकिन को हमेशा किसी चीज में लपेट के फेंको, आइदर थैली, पेपर, एनीथिंग। डू नॉट थ्रो सैनिटरी नैपकिन इन ओपन, खुले में मत फेंको और टॉयलेट में मत फ्लश करो। एंड हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करो विद सोप। अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ अ स्पर्म इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कि कैसे एक स्पर्म फीमेल के ओवा तक पहुंचता है। उस बेचारे को बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं, इंसेमिनेशन के बाद भी ऐसा नहीं है वो फटाफट पहुंच जाता है, ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क यार। तो अब ये वर्क क्या है फटाफट से देखेंगे। जैसे ही क्वाइटस होता है तो सीमेन रिलीज होता है भाई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, पेनिस रिलीज कर देता है वहां पे। तो जो स्पर्म होता है वो वेजाइना में तैरता तैरता सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंटर हो जाता है। अब ऊसाइड तक पहुंचता है, तो पहले ऊसाइड क्या करेगा, ऊसाइड भी फिम्बरी से इनफंडिबुलम से एम्प्यूला तक पहुंचेगा, ये भी अपनी साइड तक पहुंच रहा है। स्पर्म ने क्या अपनी प्रेमिका को बोला था यार इस जगह पे अपन दोनों मिलेंगे एम्प्यूला में, तो ऊसाइड भी वहां पहुंचा, स्पर्म भी वहां पहुंचने की तैयारी कर रहा है। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा मतलब फ्यूज होंगे गैमेट्स। अब उसमें पहुंचने के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं जो इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को पास करने पड़ेंगे अगर इन्हें अपनी प्रेमिका तक पहुंचना है। तो क्या होता है, देयर आर 5 स्टेप्स, कैपेसिटेशन, एग्लूटिनेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, स्पर्म बाइंडिंग एंड सिनगैमी। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। कैपेसिटेशन क्या होता है, जैसे ये एक स्पर्म है, इस स्पर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, स्पीड इज स्लो। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, हम इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसका विप्लैश मूवमेंट हो जाता है, फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाता है ये, मतलब जहां ये ऐसे चल रहा था अभी चलेगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म कर दिया हमने, दैट इज कैपेसिटेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, एग्लूटिनेशन। मतलब क्या होता है, आपका जो यूट्रस होता है, अब इसमें ओवा यहां प्रेजेंट है और जो स्पर्म है वो यहां प्रेजेंट है। अब भाई स्पर्म को कैसे पता चलेगा, मुझे लेफ्ट लेना है कि मुझे राइट लेना है। तो यहां क्या होता है भाई, इनके ऊपर होते हैं कुछ केमिकल रिसेप्टर्स जो इसको अट्रैक्ट करते हैं कि मुझे इधर नहीं इधर ही जाना है। तो क्या है, स्पर्म एंड ओवा हैज केमिकल रिसेप्टर्स विच हेल्प स्पर्म टू रीच द ओवम, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, क्या होता है जब स्पर्म, ये है सेकेंडरी oocyte, इसके आसपास है कोरोना रेडिएटा, ये है जोना पेलोसिडा, और यहाँ है हाइलुरोनिक एसिड के बॉन्ड्स। लेबलिंग कर देते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड के बॉन्ड्स, दिस इज कोरोना रेडिएटा, दिस इज जोना पेलोसिडा एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है, स्पर्म आ रहा है, उसको घुसना है, यहां तक पहुंचना है अपनी प्रेमिका तक, पर उसको क्या कुछ बॉडीगार्ड से लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो किससे लड़ेगा, सबसे पहले वो तोड़ेगा इस कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। कैसे तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम से कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा। चलो पहला काम डन। दूसरा ये तोड़ेगा ये हाइलुरोनिक एसिड के बॉन्ड्स को, क्योंकि भाई कोरोना रेडिएटा के बीच में यहाँ बॉन्ड्स हैं, तो हाइलुरोनिडेज से ये हाइलुरोनिक एसिड बॉन्ड्स को तोड़ेगा। तीसरा, अब यहाँ पे
तीसरा ये पहुंचेगा जोना पेलुसिडा तक और तीसरे में तोड़ेगा ये जोना पेलुसिडा को और फिर ये पहुंच जाएगा अपनी प्रेमिका के पास। तो 3 लोगों को मारेगा, कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिड बॉन्ड्स एंड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को तोड़ने को कहेंगे जोना पेलुसिडा लाइसिन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शंस यही होते हैं कि जो स्पर्म का हेड होता है, ठीक है, इस हेड के ऊपर जो ये टोपी होती है एक्रोसोम, इसमें ये एंजाइम्स होते हैं सारे, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको oocyte की लेयर्स तक मतलब अंदर तक पहुंचने में मदद करते हैं। पहले कोरोना रेडिएटा तोड़ेगा, हाइलुरोनिड बॉन्ड तोड़ेगा, फिर जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा। चलिए फिर क्या होगा, स्पर्म जो है अपनी प्रेमिका से मिल लेगा और क्या बनाएगा फ्यूज करके, यहां पे बनेगा एक ओवम और बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है ना, मियोसिस 2 कंप्लीटेड, स्पर्म के मिलते मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। चलिए सिनगैमी बन गई, मतलब जाइगोट बन चुका है। अब क्या होता है, जाइगोट तो बन गया, पर जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, उनमें क्या एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाता है फ्यूज होने के बाद। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट बहुत सारा डिवीजन करता है। क्या करता है, डिवीजन। कैसे, 1, फिर ये बनाएगा 2, फिर बनाएगा 3, फिर बनाएगा 4, फिर 4 से बनाएगा 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हर एक सेल को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, ये जाइगोट है, ये भाई क्लीवेज कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन कर रहा है। 8 सेल स्टेज को हम कहते हैं मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला। फिर क्या होता है, ये 16 सेल्ड बन जाता है, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेल्ड स्टेज को हम कहते हैं लेट मॉर्यूला। फिर क्या करता है, ये 32 सेल स्टेज में आता है और फिर एक पॉइंट पे ये बना लेता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इसे कहते हैं इनर सेल मास। ये दोनों मिलाकर बनाते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लीवेज में जाइगोट क्या करता है, यूट्रस में पहुंचता है और इसकी जो क्लीवेज होती है इसमें हर एक सेल, मतलब ईच सेल इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोमियर। फिर क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 सेल स्टेज अर्ली मॉर्यूला, 16 सेल स्टेज लेट मॉर्यूला, विच विल लेटर ऑन फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आउटर लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इनर को कहते हैं इनर सेल मास। अब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होता है जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का आपने बहुत नाम सुना होगा, भाई किसी ऑर्गन को भी बना सकते हैं, हैव अ पोटेंशियल टू गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन। जर्म लेयर होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर, इन तीनों को मिला के कहते हैं ऑल टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, धीरे 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 बन के ये यहाँ पे यूट्रस में चिपक के इम्प्लांट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई बोर्ड्स के अंदर कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है, मेल या फीमेल, मदर या फादर। तो भाई यूजुअली द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर। क्यों, क्योंकि 50% मेल गैमीट्स एक्स होते हैं और 50% वाई होते हैं। तो वही डिसाइड करते हैं कि जाइगोट में एक्स जाएगा कि जाइगोट में वाई जाएगा। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये पूरा क्रॉस बना के ये सब लिख के भी आ सकते हैं, अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट। देन इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये बेटा आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर है। क्या है, एंडोमेट्रियम। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट।
तो ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, चिपक जाता है। ओके, यहां आप देख सकते हैं इसकी ट्रोफोबास्ट लेयर क्या करती है, एंडोमेट्रियम से चिपकती है और इनर सेल मास जर्म लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। चिपकने के बाद सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और ये एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीटली घुस जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। देखिए ये चिपका, थोड़ा घुसा घुसा और कंप्लीटली embedded in endometrium, ठीक है, कंप्लीटली embedded in endometrium। अब क्या होता है, अब शुरू होता है गैस्ट्रुलेशन, दैट इज ये जो आपका भाई ब्लास्टोसिस्ट था इसमें 3 लेयर्स बन जाएंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। प्लेसेंटा भी बनने लगती है। प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन होता है मदर से फीटस के बीच का। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, पहला काम दैट इज डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भेजना मदर से फीटस में, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन करना मदर से फीटस में, बच्चे का जो वेस्ट है वो फीटस से मदर के थ्रू बाहर निकल जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर से फीटस में पास होते हैं ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बने। अब प्लेसेंटा क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जैसे HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, जो बिल्कुल LH जैसा काम करता है, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो मिल्क बनाने में मदद करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, डिलीवरी के टाइम लेग्स को एकदम ब्रॉड, दैट है ना, कहते हैं टांग चौड़ी करने में, ताकि क्या है फीमेल इजीली डिलीवरी कर सके, वो कराने में ये मदद करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, गैस्टेशन। भाई इम्प्लांटेशन हो गया, फीमेल का पेट बढ़ेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो क्या कहते हैं इसको हम 9 महीने में डिवाइड करते हैं। 9 महीने में पहले 3 महीने को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर बाकी 3 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर बाकी 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फीमेल के 9 महीने की जर्नी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहां कह रहे हैं कैट्स और डॉग्स में कितने महीने की प्रेगनेंसी होती है, 50 से 65 डेज, मतलब अप्रॉक्स 2 महीने। 2 महीने में बच्चे कर देते हैं। एलिफेंट्स में 18 से 22 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। इस चार्ट को तो भाई बाय हार्ट याद ही कर लेना कि भाई जब बच्चा अपने पहले ट्राइमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसमें चौथे हफ्ते में हमें बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, ठीक है, ग्रोइंग फीटस की, जो हम हार्ट बीट है ना स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। फिर आता है फीटस की लिम्स, हाथ और पांव और उनकी उंगलियां बनने लग जाती हैं, ठीक है, दैट इज इन द सेकेंड मंथ। और तीसरे महीने में मेजर ऑर्गन्स जैसे उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया सब कुछ बनने लग जाता है। तो भाई पहले 3 महीने तो खत्म हो गए। फिर शुरू होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, 5th मंथ में हमें बच्चे का पहला मूवमेंट, अरे किक मारा, 5वें महीने में हमें इसकी पहली किक दिखने लगती है। इट कैन बी 4th मंथ और 5th मंथ, ठीक है, वेरी कर सकता है। फर्स्ट मूवमेंट है, बच्चे के सर पे बाल नजर आने लगते हैं, टकलू नहीं रहे अब तुम, ठीक है। फिर क्या होता है भाई 6th मंथ में बॉडी पे पूरी तरीके से अच्छे से बाल आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं, आई लैशेज आ जाती हैं, बच्चा प्यारा सा सुंदर सा दिखने लग जाता है। अब क्या हो गया, 9th मंथ आ गया, बच्चा बिल्कुल डेवलप्ड है, अब वो रेडी है बाहर आने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पहले महीने में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में, 5वें में, 6वें में, 9वें में। चार्ट को बाय हार्ट याद करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, पार्चुरेशन, मतलब अब डिलीवरी कैसे होगी। लैक्टेशन हम पढ़ चुके हैं कि मिल्क सिंथेसिस प्रोलैक्टिन कर रहा था और मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। अब पार्चुरेशन क्या होता है कि भाई बच्चा बाहर कैसे आएगा, डिलीवरी कैसे होगी बच्चे की। तो क्या होता है, डिलीवरी का सिग्नल आता है। तो डिलीवरी का सिग्नल 2 जगहों से आता है, जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है और प्लेसेंटा से। कहां से, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल आता है। सिग्नल से क्या होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तुमने सुना है 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वो कहती है अरे यार दर्द हो रहा है, पुश पुश पुश, बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि अचानक से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चे को बाहर धकेलने के लिए एक रिफ्लेक्स लगने लगता है।
क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कंटिन्यूसली सिक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और तेज बढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं कि भाई बच्चे को बाहर निकालो, पुश पुश पुश, और एक पॉइंट पे बच्चा बाहर निकल जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, और उसके थोड़ी देर बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है। तो चाइल्ड बर्थ एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है बेटा, जिसमें आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। न्यूरल क्यों? क्योंकि सारे सिग्नल ब्रेन दे रहा है, पर एंडोक्राइन क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स भी तो रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी से। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल रहा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में, कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। तो इधर से क्या क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें बता देती हूँ। या तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि पार्चुरेशन को एक्सप्लेन करो। अगर तुम किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह की, तो क्वेश्चन क्या आता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? ऑक्सीटोसिन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कब शुरू होता है, कहां से सिग्नल आते हैं, फुली डेवलप्ड फीसस से या प्लेसेंटा से? बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस ये फ्लो चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है पार्चुरेशन। तो अगर आप ये चीजें ध्यान रखेंगे तो भाई बच्चे की डिलीवरी तो आप कर ही देंगे। अब बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने पूरे चैप्टर को फ्लो चार्ट्स में पढ़ा है, सारे डायग्राम्स बना के पढ़े हैं, प्रॉपर लेबलिंग्स करी हैं, हर चीज हमने A to Z करी है। बस अब दिक्कत यहाँ ये है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो यार, फिर दुख होता है ना। तो अभी फटाफट जाके इस चैप्टर को रिवाइज करो, हर चीज की प्रॉपर मैंने डिटेलिंग दी है, जो चीज समझ नहीं आई वीडियो को पीछे करो, वापस समझो एंड चैप्टर को रिवाइज करो अच्छे से, बिकॉज माइंड मैप्स हैं तो माइंड में मैप बना ही लेना है, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।